नमस्कार। आज हमारे एसटीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपको लेकर चलते हैं हमारे एक नए प्रोग्राम में, जिसका नाम है शख्सियत। शख्सियत प्रोग्राम दरअसल उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल किए हों, सामाजिक सरोकार के तहत कुछ ऐसे काम किए हों जो मिसाल बन गए हों, या प्रेरणादायी लोगों के लिए बने हों। कुछ इसी उद्देश्य को लेकर हम कुछ ऐसे चेहरों को, खासकर अलवर की बात कर रहा हूं मैं, उन लोगों को हम हमारे बीच में लाने का प्रयास करेंगे, आपसे रूबरू कराएंगे, उनके जीवन के उतार चढ़ाव को आपके बीच में रखने का प्रयास करेंगे, उनसे कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आज इसी कड़ी में हमारे साथ एक युवा उद्यमी है जिनका नाम है शशांक झलानी। शशांक जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। अभी हम आगे बढ़े, पहले एक बार मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। बहुत कम उम्र से उन्होंने अपने जीवन की सक्रियता बढ़ा दी थी, अपने उद्योग को भी संभाला, समाज में अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक सामर्थ्य फाउंडेशन के नाम से उन्होंने एक संस्था चलाई, जिसमें उन्होंने गरीब बच्चों को रोजगार देने का प्रयास किया। उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा उनसे करेंगे ही। आखिर कौन सी फाउंडेशन है, क्या काम करती है, किस तरीके का उनका काम रहता है। उसके अलावा लघु उद्योग भारती के 37 साल की मात्र उम्र में अध्यक्ष बने, ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि रही। रेड क्रॉस सोसाइटी में यूथ चेयरमैन ये रहे हैं। इसके अलावा रोटरी क्लब अलवर में सचिव और वाइस प्रेसिडेंट की भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। ऐसा प्रोफाइल इनका जो सोशल नज़रिए से देखा जाए तो वो आता है। साथ में इनका जो एक बैकग्राउंड है, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। सीबा ताजा मसाला उद्योग के डायरेक्टर हैं शशांक झलानी। आज देश के 11 राज्यों में इन्होंने अपना बिजनेस फैलाया हुआ है। 3 प्रोडक्ट से लेकर 100 प्रोडक्ट तक इनकी जर्नी रही है। मात्र 3 कर्मचारियों से जहां इनका एक बिजनेस शुरू हुआ था, आज 125 से ज़्यादा लोग इनके साथ काम कर रहे हैं। यह मोटा मोटा वो प्रोफाइल है जो मैंने आपको बताया, और विस्तार से बात करने के लिए शशांक हमारे साथ हैं। शशांक, आपका पुनः एक बार स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? एक शुरुआत मेरे को जो अपील की, मैं भी उस कार्यक्रम में आया था, एक सामर्थ्य फाउंडेशन के नाम से आपने संस्था चलाई थी। संस्कृत विद्यालय में शायद वो कार्यक्रम था, तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कहीं खिलौने बनाए थे, दिए बनाए थे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको आपने एक नई दिशा देने का प्रयास किया था। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, किस तरीके का काम था? जी, हमने एक संस्कृत स्कूल गोद लिया था जो अलवर में घोड़ा फेर सर्कल के पास था। उसमें हमने पहले संडेज को क्लासेस लेते थे, तो हमें उसमें लगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें बहुत हुनर है। जब उनके हुनर को देखते तो हमें लगता था शायद इनको एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाएगा तो शायद ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, और ये देश के जो भविष्य है, अगर हमने इनको नहीं निखारा तो हम देश को, राष्ट्र को आगे प्रगति में हम सहयोग नहीं कर रहे जी। तो हमने पहला सोचा कि हम क्यों ना दिवाली पे कुछ हम इस तरीके से हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स बनवाएं इन बच्चों से, जिसको हम मार्केट को दिखा सके और उनको कुछ सेल भी कर सके। तो हमने पहली बार दिवाली से पहले 1 महीने पहले हमने कुछ ना कुछ बनवाना शुरू करा। जैसे कैंडल्स थी, दिए थे, प्लस घर में जो इस्तेमाल की जाती दिवाली पे सामग्री थी वो बनवाई, ट्रेज बनवाई। तो बहुत अच्छी तरीके से उनने बनाया। तो हमें लगा अच्छा बनाया, तो देखते इसका रिस्पांस मार्केट में क्या रहता है। तो हमने एक दिन की प्रदर्शनी लगाने का प्रयास करा संस्कृत स्कूल में ही, ताकि हम उस स्कूल में अलवर के लोगों को ला सके और हम दिखा सके इस गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कमियां हैं। लोग इसमें सपोर्ट करें तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे तकरीबन फर्स्ट डे जो हमने लॉन्च किया था, 150 से 200 जने आए और 1 लाख की हमने सेल करी जो उन बच्चों ने बनाया था, और हमने वो सारे पैसे उन्हीं में बांट दिए। कॉस्ट हमने बेयर करा जो हमारी सोसाइटी के लोग थे, बाकी सारा पैसा हमने उनको बांटा, उनके लिए कपड़े दिलाए, और दिवाली के दिन हमने उनके साथ वो दिवाली बनाई। वो बच्चे इतने खुश हुए, यकीन मानिए, क्योंकि उनकी पहली कमाई थी। तो उससे हमें पता लगा कि हाँ, अगर हम इन बच्चों को राइट डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट पाथ बता सकते हैं, तो हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं उनके जीवन को निखारने के लिए। नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको एक दिशा देना, एक मंच प्रदान करना, उनका उत्साहवर्धन करना। जब उनकी बिक्री होती है, उनके पास पैसा आता है, तो उनको लगता है कि हम जीवन में कुछ कर पाए और आगे करने का एक उनका उत्साह बढ़ता ही है। बिल्कुल, ये एक अच्छा प्रयास था आपका। इसको जब ये 3 साल तक हमने लगातार करा था, 3rd ईयर में 3 लाख के हमने प्रोडक्ट्स बेचे थे,
और जब वो बच्चे दिवालियों पे नए कपड़े पहन कर आते थे तो ऐसा लगता था कि बहुत मतलब खुद को भी एक सुकून मिलता है। बिल्कुल। और जो हम अच्छा काम करते तो यकीन मानिए उसका हमें बेनिफिट मिलता ही मिलता है लाइफ में, और भगवान और भी ज्यादा हमको बढ़ोतरी देता है लाइफ में। जी, स्वाभाविक है। आप लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष हैं जी। बहुत कम उम्र में एक सफलता हासिल होती है, क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग होते थे, इस तरीके के पदों पर बैठा करते थे। आप एक यूथ आइकन हैं इंडस्ट्रीज को लेकर के। मैं ये समझना चाहूँगा लघु उद्योग भारती में किस तरीके की संस्थाएं आपके साथ जुड़ी होती हैं, कितने इंडस्ट्रीज आपके साथ जुड़ी हैं और किस तरीके की जिम्मेदारी रहती है, खासकर लघु उद्योग भारती ओल्ड इंडस्ट्री एरिया में भी आपके काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं, एमआईए में भी काफ़ी इंडस्ट्रीज होंगी, तो किस तरीके की तो परेशानियां आती हैं, किस तरीके के समाधान आपको करने पड़ते हैं, मुख्य उद्देश्य क्या रहता है लघु उद्योग भारती का? और लघु उद्योग भारती बेसिकली एक एसोसिएशन है जिसमें 250 इंडस्ट्रीज आती है अलवर इकाई में। इसमें हर प्रकार की इंडस्ट्री है, चाहे केमिकल की ले लीजिए, पाउडर की ले लीजिए, एफएमसीजी, फूड, रबर, रिन्यूएबल सोर्सेज, तो हर प्रकार की इसमें कंपनीज आती है। बेसिकली जब भी किसी कंपनी या इंडस्ट्री में कोई परेशानी आती है, जिला स्तर पे होती है, स्टेट स्तर पे होती है, तो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारी एक हायरार्की बनी हुई है, सेंट्रल टीम है, स्टेट है, फिर सिटी वाइज है। तो हम उस हायरार्की को फॉलो करते हैं जिस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। और हमारा मानना है कि जब हमारा एसोसिएशन प्रयास करता है तो यकीन मानिए 70 to 80% हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए बिल्कुल पूरी 100% कोशिश भी करता है। जैसे अभी हाल ही में ESIPF के नए रूल्स आए, MNST स्कीम्स आई है, तो बहुत सारी हम इंडस्ट्री जो ESIPF से एनरोल नहीं थी, हमने उनको एनरोलमेंट कराया और जितने एम्प्लॉयज़ हैं एम्प्लॉयज़ उनको बेनिफिट पहुंचाया। अधिकतर हमने देखा है कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ डरते हैं गवर्नमेंट विभागों से। हमने एक समन्वय बैठाया, दोनों के बीच तालमेल बैठाया कि दोनों अगर एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम इंडिया की ग्रोथ में अपना पार्ट प्ले नहीं कर सकते। तो एज अ समन्वय करते हम दोनों को मिलवाया और उस वजह से आज इतने सारे एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलता है। कभी कभार किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का फैमिली मेम्बर लॉस हो जाता है, तो वो सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उन तक फैमिली तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं जी। और बहुत बार देखा है कि जीएसटी में भी बहुत सारी कुछ कमियां रहती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज कुछ चीज़ें फुलफिल नहीं कर पाती है, तो जीएसटी में भी हमारी लघु उद्योग भारती की रिप्रेजेंटेशन है जिसके मदद से हम उनकी हेल्प भी कर पाते हैं। अगर इंडस्ट्री एरिया की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि इसमें और सुधार की गुंजाइश है? मिनरल प्लांट्स की क्या स्थिति चल रही है? कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े ग्रुप कोई आ रहे हैं या आने की संभावना है? आप किस नज़रिए से देखते हैं अलवर के औद्योगिक क्षेत्र को? बिल्कुल, अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ाने के लिए। MIA अभी देखा जाए तो ऑलमोस्ट अपनी 100% कैपेसिटी में काम कर रहा है और भी इंडस्ट्रियल एरिया देखे जा रहे हैं। एक NCR का जो मापदंड है उस वजह से अभी इंडस्ट्रीज आने में और जोन्स बनाने में थोड़ी परेशानी चल रही है, पर शायद इन फ्यूचर उस चीज़ के भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। अभी अलवर में IT सेक्टर लैक कर रहा है, IT सेक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है जो मुझे लगता है। प्लस जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनको जब तक हम स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड नहीं करा सकते तो भी एक स्केसिटी बनी हुई है। तो एक ITI ट्रेंड या स्किल्ड ट्रेन सेंटर्स भी यहाँ पे बनने चाहिए, इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए जो स्किल्ड लेबर प्रोवाइड करा सके। साथ में अभी तक एक अपन ने देखा होगा वीवर्क तरह की कंपनीज होती है जो स्पेस देते हैं, प्लग इन सिस्टम रहते हैं, अभी वो भी अलवर में लैक कर रहा है। मुझे लगता है अलवर की जो कनेक्टिविटी आसपास की एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं, बॉम्बे हो चाहे हरियाणा हो चाहे और भी अदर स्टेट्स हो, बहुत अच्छी हो रही है। उसके लिए एक वेयर हाउस या ट्रांसपोर्ट हब भी बनना बहुत ज़रूरी है अलवर में। उस वजह से बहुत सारी और कंपनियां आने का प्रयास करेगी जिस वजह से उनको लॉजिस्टिक की थोड़ी इजीली वो कर सके कनेक्टिविटी। अलवर का फ्यूचर कैसा देखते हैं आप? डाउन द लाइन आई थिंक इन 3 years बहुत अच्छा होएगा, पर 3 साल का अभी थोड़ा समय लगेगा। और मुख्य रूप से किस नज़रिए से आप कह रहे हैं? हर तरीके से, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी और एरिया वाइज भी, क्योंकि अभी चिन्हित करे जा रहे हैं बहुत सारे एरियाज आसपास में, खेड़ली, कटूमर, इस तरह एरियाज में जहाँ पे आने वाले टाइम में डेवलपमेंट दिखेगा। जी, चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आपके जो और भी कुछ उपलब्धियाँ रही हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी यूथ चेयरमैन शशांक झलानी। शशांक, इसको भी समझना चाहूँगा, रेड क्रॉस सोसाइटी से लोगों को क्या लाभ है? बेसिकली हम लोगों को एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं कि ब्लड डोनेशन, जो लोग सोचते हैं मिथ है कि हम ब्लड देंगे तो हमारे ब्लड बनना कम होएगा, ब्लड डोनेशन से हमारे शायद हेल्थ में कुछ इश्यूज हो गए, तो उस मिथ से हम दूर करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं कि ब्लड डोनेशन एक अच्छी प्रक्रिया है, ब्लड डोनेट करना चाहिए। बहुत सारे साइंटिफिक रिजल्ट्स निकले हैं कि अगर ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक, इन सब जैसी प्रॉब्लम भी रहती है। तो लोगों को जोड़ने का प्रयास रहता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और अगर ब्लड की कमी रहती है तो इंसान की ज़िंदगी
जाने के भी डर रहता है। जब तक हम उस गैप को फिल नहीं करेंगे तब तक हम बहुत सारी जानें बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए रेड क्रॉस की सोसाइटी के थ्रू हम लोगों को अवेयर करते हैं, जगह जगह कैंप्स लगाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में कैंप्स लगाते हैं, कॉलेजेस में कैंप लगाते हैं, यूथ को कनेक्ट करते हैं। प्लस कभी भी कोई ऐसी अनहोनी घटना घटती है जिसमें बहुत ज़्यादा मोबिलाइज करना पड़ेगा यूथ को, तो हम इस रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से मोबिलाइज कर पाते हैं और उचित स्थान पर पहुंच भी पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप सीबा ताजा मसाला उद्योग के डायरेक्टर हैं। आज बड़ी उपलब्धि है, बड़ा नाम है, 11 राज्यों में आपके प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, 3 प्रोडक्ट से आपकी शुरुआत होती है और आज 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और बहुत कम लेबर से 10-12 कामगारों से शायद शुरुआत होती है और आज 125 लोगों का आप एक नेटवर्क का कारीगरों का कामगारों का चला रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक दौर ऐसा आया था 2012 से 17 के बीच में, जब बड़े क्या कहें बिजनेस में कुछ स्थितियाँ ऐसी आ गई थी, आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उस दौर से निकल करके आज इस मुकाम पे पहुँचना कोई आसान बात नहीं होती है। मैं उस दौर से शुरुआत करना चाहूँगा, कहाँ से क्या प्रॉब्लम्स आई थी और आज किस दौर में है सीबा मसाला ताजा उद्योग? जी, मेरा हमेशा से सपना रहा और मेरे पिताजी ने भी हमेशा मुझे यही सिखाया कि आपको जॉब सीकर नहीं बनना, आपको जॉब प्रोवाइडर बनना है। जी। मेरी एजुकेशन हुई थी 12th में, मैंने 90% आई थी, फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, फिर बॉम्बे से MBA करा, LLB किया। तो हमेशा से मेरे पिताजी के द्वारा एक बैकग्राउंड बनाया गया था कि आपको बिजनेस में ही आना है, बिजनेस बढ़ाना है अपन को और रोजगार लोगों को देना है अपन को। तो इसी कॉन्सेप्ट से मैं बिजनेस ज्वाइन करा मैं 2012 में। MBA कर आया था तो थोड़ा सा मन में ऐसा था कि बिजनेस को इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे, मल्टीफोल्ड बढ़ा देंगे। बट यकीन मानिए प्रैक्टिकली लाइफ में बिजनेस करना इज नॉट इजी। जो सोचते हैं थियोरेटिकली और प्रैक्टिकल में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो बिजनेस करा 2-3 साल, तो मैंने मार्केट में घूमा, जितने हमारे रिटेलर्स थे, होलसेलर्स थे, डीलर्स थे, उन सबसे मिला, परिचय करा, कुछ जाना कि हमारी कमियाँ क्या थी, हमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या एक्सपैंड करना चाहिए। उसके बाद जब मैंने मार्केट एक्सपेंड करने लगा तो यकीन मानिए 1-2 साल में 40 से 50 लाख के मैंने पैसे डुबोए। मैंने मार्केट इतना एक्सपेंड करने की कोशिश करी कि मैं जगह जगह जाता था, डीलर्स बनाता था। करीबन 60% 50% डीलर्स मेरे अच्छे नहीं बने, जिसकी वजह से मेरे को सेटबैक लगा। तो 2-3 साल मेरे बहुत ख़राब निकले थे, डिप्रेशन में भी टाइप था कि यार ये कैसे समय जा रहा है। बट मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी थी, मेरे पिताजी ने हमेशा सपोर्ट करा कि आज लाइफ में या 50 लाख का नुकसान तो करा है, या आने वाले टाइम में 50, 500, 5,000 करोड़ का फ़ायदा भी देगी। तो वो मेरे को हमेशा प्रेरणा देती थी। और मैं यकीन मानिए पापा के जो सपोर्ट था, चौथे साल 5वें साल में मैंने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने के लिए और चीज़ें निकालनी चालू करी। जैसे मैंने फर्स्ट अनपॉलिश पल्सेस निकाली थी। उससे मेरे को ये चीज़ समझ आ गई कि मुझे गलतियां मेरी क्या है, मेरे को क्या गलतियों को दूर करना है और कैसे प्रोडक्ट को डेवलप करने में अपनी पूरी पोटेंशियल लगानी है। उसके बाद तो भगवान ने जैसा साथ देते गए, प्रोडक्ट की पोर्टफोलियो बढ़ता गया। फिर अनपॉलिश के बाद ब्लेंडेड स्पाइसेस निकाले, 6 महीने में 50 प्रोडक्ट्स और निकाल दिए। तो भगवान का साथ मिलता रहा और करते रहे। और साथ में मेरा छोटा भाई साहिल जलानी है, जो डिजाइनिंग पैकेजिंग में मैं मास्टर मानता हूँ, मेरी उसमें बहुत कमी है। तो उसके फोटे की वजह से हमारे ब्रांड की विजिबिलिटी और बढ़ी और आज हमारा ब्रांड 11 स्टेट्स में, लंदन भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अमेजोन पे आप देखेंगे तो 4.5+ रेटिंग है हमारी, 250+ रेटिंग है। ईबे के थ्रू कुछ प्रोडक्ट्स है जो यूएस में भी सप्लाई होते हैं, लाइक बॉइल्ड एग मसाला हमारा इनोवेशन है जो आज तक किसी वर्ल्ड में किसी ने निकाला। पास्ता के अंदर हमारा मसाला आता है जो सिर्फ हमारा ब्रांड है जो निकालता है। तो बहुत सारे हमने इनोवेशंस करे जिसका बेनिफिट हमें आज मिल रहा है। ये सारी उपलब्धियां आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन इनके पीछे एक और शख्सियत भी है। मैं नाम बता दूं, ये बाबू झलानी जी के बेटे हैं। वो अब तक जिक्र नहीं आया, इसलिए बेहद ज़रूरी था उनका नाम लेना भी। शशांक झलानी उनके बेटे हैं और इनके साथ साहिल इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। बस एक चलते चलते एक आखिरी सवाल, आदमी के जीवन में कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बिजनेस के अलावा आपका क्या इंटरेस्ट किस क्षेत्र में जाता है? क्या पॉलिटिकली, सामाजिक या किसी और क्षेत्र में? सामाजिक मेरा झुकाव हमेशा रहा है। आज भी जब लगता है कि हम अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं तो हमेशा ये लगता है कि कुछ एक पार्ट सोसाइटी के लिए हमें करना चाहिए और वो हम करते भी है। फॉर एग्जांपल मेरा भाई घंटाघर के पास खड़ा था, पेंट लेने के लिए खड़ा था, तो उसका फ़ोन आया कि यार अब अपन कुछ सोसाइटी के लिए दे भी सकते हो तो अपन क्यों ना घंटाघर गोद लेना चाहिए। तो वो सब
भाई का सपना था कि यार इसको हम गोद लिया, हमने उसको गोद लिया। और यकीन मानिए हम 4-5 जने थे, रोटरी क्लब के हमारे भगवान जी, अशोक जी, मुकुंद जी, विकास जी, हम सब ने मिलकर निर्णय लिया कि अलवर की धरोहर को हमको सुधारना है। शिवा मसाले ने उसको गोद लिया और हमने उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करा है। आज उसमें GPS की घड़ियाँ लगाई है, सारी घड़ियाँ 24 घंटे चलती है, विद लाइट चलती है। तो हमारा मानना है कि कुछ अगर हम कमा रहे हैं तो हमें सोसाइटी को गिव बैक करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ये नहीं होना चाहिए कि अगर 100 कमा रहे एक ही दे, जितना हम सक्षम है, जितना हम कर सकते हैं करना चाहिए, हर तरीके की मदद करनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में मौका मिले तो क्या करेंगे शशांक? लगता नहीं कि राजनीतिक क्षेत्र में मैं कुछ कर पाऊंगा, बाकी भगवान जानता है जो होगा। जी चलिए, तो आज इस कड़ी में इतना ही काफ़ी है। शशांक झलानी ने अपने जीवन के सारे उतार चढ़ाव हमारे साथ खुलकर शेयर किए हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन युवा लोगों से जिन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो शशांक जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, समय निकाला आपने हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू STV। तो अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।